कला के विद्यार्थियों नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम के चित्रकला विषय के विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण इस अध्याय के अंतर्गत आधुनिक कला के बारे में अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जनजातीय कला, लोक कला एवं शास्त्रीय कला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया। आज आधुनिक कला इसके पार्ट प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आधुनिक कला अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत विषय है, टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक पर हम दो वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रथम जो वीडियो है हमारा, उसके अंतर्गत आधुनिक कला क्या है और कैसे आधुनिक कला प्रारंभ हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पार्ट द्वितीय सेकंड पार्ट में हम इसके जो कलाकार हैं, जो भारतीय कलाकारों ने आधुनिक कला कार्य किया, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अतः सबसे पहले हम आधुनिक कला के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक कला आधुनिक मानव की कला है, जो आधुनिक समय और आधुनिक परिवेश में हुए परिवर्तनों से उपजी है। आधुनिक कला के मूल में औद्योगिक क्रांति और संचार के विकसित साधनों को कारण माना जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के आने के बाद और संचार के जो साधन विकसित हुए, उनके कारण आधुनिक कला का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है। संपूर्ण विश्व पर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा और वहाँ का संपूर्ण जनजीवन, साहित्य, संस्कृति व कला के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकता के इस दौर के कारण बहुत से परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक कला को आज जो एक विश्वव्यापी रूप प्राप्त हुआ है, उसका प्रमुख कारण आधुनिक समाज और आधुनिक जीवन दर्शन माना जाता है। जीवन के दार्शनिक मूल्यों में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ तो उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, और कला क्षेत्र भी उसका अपवाद नहीं हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, तो कला क्षेत्र में भी इस प्रकार का परिवर्तन होना स्वाभाविक था। 19वीं सदी के प्रारंभ में ही जब परंपरागत सामाजिक व धार्मिक निष्ठाएं टूटने लगी थी, तब कलाकार का व्यक्तित्व भी बाह्य बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से सृजन करने को उद्यत हुआ, और वह राज्याश्रय व धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कला निर्मित करने लगा। अतः आधुनिक समाज की कला का स्वरूप भी आधुनिक ही हो सकता है। आधुनिकता के अंतर्गत जो परिवर्तन हुए, उनका प्रादुर्भाव यूरोप में ही और वहीं से संपूर्ण विश्व में फैला। इसलिए सबसे पहले हमें यूरोपीय कला के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अतः आधुनिक कला के स्वरूप को समझने के लिए यूरोप की कला परिस्थितियों को समझना जरूरी है। 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप में परंपरावादी चित्रण रहा, परंतु औद्योगिक क्रांति व कैमरे के आविष्कार से यथार्थ चित्रण की परंपरा टूटने लगी। जो काम कैमरा एक क्षण में कर सकता था, उसे चित्रकार कई महीनों में कर पाता था, कभी कभी तो सालों तक लग जाते। अतः चित्रकारों ने यथार्थवाद से हटकर चित्रण करने की सोच प्रारंभ की। इसके फलस्वरूप पाश्चात्य कला में परिवर्तन आने लगे। कलाकार स्टूडियो से निकलकर बाहर आने लगा। फलस्वरूप यूरोपीय कला में एक वाद उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है प्रभाववाद। इसमें कलाकारों ने यथार्थवादी जो रंग भरने की परंपरा थी, उसको तोड़ा।
आकारों का सरलीकरण किया, अर्थात उनको सरलीकृत किया। वह सूर्य के प्रकाश के विभिन्न प्रभावों को चित्रों में दिखाने का ये प्रभाववादी चित्रकार प्रयत्न करने लगे। प्रभाववादी चित्रकार मिलकर समूह के रूप में काम करते थे। प्रभाववाद के बाद यूरोप में कई वाद और कई कला शैलियाँ उत्पन्न हुई, जैसे बिंदुवाद, उत्तर प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, भाववाद, दादावाद, भविष्यवाद आदि। इस प्रकार यूरोप में प्रभाववाद के कारण आधुनिकता का, कला के क्षेत्र में आधुनिकता का दौर प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में, भारतीय जो कला है उसके बारे में। जब हम भारत की कला की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमारे समक्ष अतीत की कला का गौरवमय इतिहास सामने आ जाता है। अजंता, जैन, राजपूत व पहाड़ी कला शैलियों के गरिमापूर्ण इतिहास वाले इस देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव से ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे। यद्यपि 18वीं शताब्दी तक यहाँ परंपरावादी लघु चित्रण शैलियों का ही प्रचलन देखा जा सकता है, फिर भी भारतीय चित्रकला के मौलिक रूप में मुगल काल से ही विदेशी तत्वों का प्रवेश आरंभ हो गया था। जब ईरानी व राजपूत शैलियों का सम्मिश्रण हुआ और जहांगीर के शासनकाल में मुख्यतः मुगल कला का काफ़ी प्रचार रहा, परंतु राजाओं व दरबारी लोगों की व्यक्ति चित्रण के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि व दरबार में यूरोपीय व्यापारियों व यात्रियों के आगमन से धीरे धीरे कला के मूल सौंदर्य में हास पतन आरंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय कला के यथार्थवादी स्वरूप का भारतीय कला पर प्रभाव पड़ा और दार्शनिक व आदर्शवादी स्वरूप विकृत होने लगा। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में कला के स्तर में गिरावट आ गई। राज्य के आश्रय के अभाव में कलाकार आसपास की रियासतों में जाने लगे और जीवन निर्वाह करने लगे। ये कलाकार जब दूसरी जगह जाकर इन्होंने चित्रण किया तो उन स्थानों के जो नाम हैं या जिसके फलस्वरूप जैसे दिल्ली कलम, लखनऊ कलम, पटना कलम, दक्षिणी कलम वगैरह शैलियाँ प्रचलित होने लगी और यूरोपीय व्यापारियों की मांग पर ये चित्रकार घटिया स्तर के चित्रों का निर्माण करने लगे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें जमा चुकी थी और कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी व व्यापारी इन भारतीय चित्रकारों से पाश्चात्य यथार्थवादी शैली के व्यक्ति चित्र, परिवार के समूह चित्र व स्थानीय दृश्य चित्र बनवाने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय कला के विद्यार्थियों को यूरोपीय कला में प्रशिक्षण करने के विचार से मद्रास, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता व लाहौर आदि स्थानों पर आर्ट्स स्कूल खोले अर्थात कला के विद्यालय खोले। उनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने यूरोपीय पद्धति की कला शिक्षा देना प्रारंभ किया और जो शिक्षा दी जाती, जो सामग्री और वातावरण जो बनाया गया, तो उसमें इन्होंने यूरोपीय पद्धति के अनुसार शिक्षा प्रदान की, जैसे पोर्ट्रेट स्टडी, स्टिल लाइफ स्टडी, लैंडस्केप पेंटिंग बनाना, ग्राफिक स्टडी, इस प्रकार की स्टडी को आरंभ किया। इन महाविद्यालयों में हस्तकला व उद्योग कला का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, जिनमें बनी वस्तुओं को विदेशों में भेज दिया जाता। लगभग ऐसे समय में त्रावणकोर में एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न चित्रकार हुआ जिसका नाम था राजा रवि वर्मा। उसने विदेशी तेल चित्रण पद्धति को आधार बनाकर भारतीय जनजीवन, व्यक्ति चित्रण, पौराणिक व धार्मिक विषयों के चित्र बनाए। इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई और उसमें बहुत सारे चित्र, छापा चित्र बनाकर
पूरे भारत में घर घर में कैलेंडर के रूप में पहुंचा दिया। परंतु यह चित्रण पद्धति भारतीय आध्यात्मिक जीवन दर्शन के अनुकूल नहीं थी और यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। अब भारतीयों को लगने लगा कि पाश्चात्य कला की सिर्फ नकल करना अच्छी बात नहीं है, इससे हमारे प्राचीन कला मूल्यों का ह्रास हो जाएगा। अतः इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय कला के क्षेत्र में विशेष चेतना व पुनर्जागरण की लहर दौड़ पड़ी और इसकी शुरुआत बंगाल से हुई, जहां अवनींद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जागरण की बागडोर संभाली। कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल ईवी हेवेल के सहयोग से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने एक नवीन विचारधारा को भारतीय कला क्षेत्र में जन्म दिया, जहां पाश्चात्य कला का अंधा अनुकरण करने के स्थान पर अपने परंपरागत प्राचीन शैलियां जैसे अजंता, राजपूत, मुगल आदि शैलियों को आदर्श मानकर उनका समुचित अध्ययन करके समकालीन विषयों के चित्रण के लिए प्रेरित किया जाने लगा। उस समय श्री अवनींद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईवी हेवेल व अन्य कला मर्मज्ञों के दिशा निर्देशन में बंगाल का पुनर्जागरण हुआ। भारतीय कला मूल्यों की पुनः स्थापना की दृष्टि से आधुनिक कला में बंगाल के इस पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्थान रहा। श्री अवनींद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्रिंसिपल बनाया गया। उन्होंने भारतीय कला मूल्यों की और कला के विद्यार्थियों में अप्रत्याशित रुचि उत्पन्न की, उनको प्रोत्साहन दिया और 1905 में ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की इन्होंने स्थापना की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करके बंगाल शैली या पुनरुत्थान शैली चलाई और कलकत्ता महाविद्यालय के विद्यार्थी उनका अनुसरण करने लगे। उनके शिष्यों में नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, समरेंद्र नाथ गुप्त व असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ कर्म जो हैं कलाकार, वह देश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए गए और पुनरुत्थान शैली का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। और भी अवनींद्रनाथ के कई शिष्य रहे, जैसे वेंकटप्पा, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, शारदा वकील, ललित मोहन आदि। इन शिष्यों ने, इन विद्यार्थियों ने कला संस्थानों के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अवनींद्रनाथ और ईवी हेवेल के बाद में हम बात करते हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर की। यूरोप में जहां आधुनिक कला के जन्मदाता सेजान को माना गया है, वैसे ही भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। समाज के आधुनिकीकरण के साथ कला के स्वरूप में परिवर्तन होने लगे। इस विचार को 20वीं शताब्दी के भारतीय कलाकारों में प्रभावी रूप से उठाने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया जाता है। इसलिए भारत में सर्वप्रथम आधुनिक कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। इन्होंने कलकत्ता के निकट शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। इनके चित्र सहज स्फूर्ति रेखाओं द्वारा निर्मित व काल्पनिक प्राणियों में आंतरिक जीवन व अद्भुत संचार करते हैं। थके हुए यात्री, माँ, बच्चा जैसे चित्रों में मानव जीवन की भिन्न प्रकार की अनुभूतियों का रविंद्रनाथ टैगोर ने दर्शन करवाया। इस प्रकार आधुनिक कला के इस प्रथम पार्ट में हमने रविंद्रनाथ टैगोर तक अध्ययन किया है। इसके द्वितीय पार्ट में हम इसके पश्चात वाले कलाकार अमृता शेरगिल, गगनेंद्रनाथ टैगोर से लेकर वर्तमान युग तक की आधुनिक कला में जो परिवर्तन है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।